क्रैश कोर्स सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 11th का लास्ट चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम लोग 12th एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और जब 12th एनसीईआरटी की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज़ लाएंगे। जितने भी जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन के साथ हम आपको प्रेजेंट करेंगे ताकि जो भी एग्जाम्पलर है उससे आपको बेनिफिट मिल सके। यहाँ हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और जो भी एडिशनल हार्मोन्स हैं हार्ट के, किडनी के और जीआईटी के उनके बारे में पढ़ेंगे और हार्मोन्स के काम करने का क्या मैकेनिज़्म होता है, मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 22 लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 11th केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अभी हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे कि नर्वस सिस्टम जो है वो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स के बीच में। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है ये फास्ट है लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि नर्व फाइबर्स जो है वो बॉडी की सभी सेल्स से इनर्वेट नहीं करते और जो सेलुलर फंक्शंस है वो कंटिन्यूसली रेगुलेट होते रहते हैं। जो सेलुलर फंक्शंस हैं उनको कंटिन्यूसली रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है। तो एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन जो है वो आवश्यक होता है, उसकी आवश्यकता होती है और ये जो फंक्शन है ये हार्मोन्स के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। जितने भी फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनल यानी आप कह सकते हो नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल और बॉडी जो भी हो रही हैं ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के जॉइंट कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन की वजह से हो रही होती हैं। हम लोग पढ़ेंगे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और उनके हार्मोन्स के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की खास बात क्या होती है, आपने पढ़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड के डिफरेंस के बारे में, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में आया था। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं पाई जाती और इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। इनके सिक्रीशन को हार्मोन्स कहा जाता है। जो क्लासिकल डिफिनीशन है हार्मोन की वो क्या है, that a chemical produced by endocrine gland and released into blood and transported to a distantly located target organ and has current scientific क्लासिकल डिफिनीशन क्या हार्मोन की कि एक केमिकल प्रोड्यूस किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो ब्लड में रिलीज हो जाता है और ब्लड के द्वारा डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। अब करेंट साइंटिफिक डिफिनीशन क्या है कि हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर्स के रूप में काम करते हैं और बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में पाए जाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं। द न्यू डिफिनीशन कवर्स, न्यू डिफिनीशन जो है वो नंबर ऑफ़ न्यू मॉलिक्यूल्स को भी कवर करता है इन एडिशन टू हार्मोन्स के अलावा जो दूसरी ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट किए जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में बहुत ही सिंपल टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं और अधिकतर जो केमिकल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ केमिकल जो हार्मोन्स के रूप में काम करते हैं या कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं वो वर्टिब्रेट्स में ही देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा कुछ हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लोकेटेड हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनेड्स, मेल के केस में टेस्टिस, ओवरी फीमेल के केस में, ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज़ होती हैं हमारी बॉडी में। तो डायग्राम हम यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस के पास में होती है पीनियल ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी, थायराइड और थायराइड के ऊपर प्रेजेंट होती है पैराथायराइड, फिर हार्ट के पास में थाइमस, पैनक्रियाज का कुछ पार्ट होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है, पैनक्रियाज, किडनी के ऊपर बैठी हुई सुप्रारीनल या फिर एड्रिनल ग्लैंड और उसके बाद फीमेल्स के केस में ओवरी और मेल के केस में टेस्टिस। इनके अलावा भी जो है वो कुछ दूसरे ऑर्गन होते हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं, जैसे कि
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट भी जो है वो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ब्रीफ अकाउंट बताया गया स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। सभी जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और हाइपोथैलेमस, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या जो है वो क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या इनके फंक्शन होते हैं, इस सब के बारे में फॉलोइंग सेक्शन में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस, जैसा कि हम जानते हैं, हाइपोथैलेमस जो है वो बेसल पार्ट होता है डाइंसिफेलॉन का, फोर ब्रेन का, और ये वाइड स्पेक्ट्रम बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, मतलब बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है। इसमें बहुत सारी न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जिनको बोला जाता है न्यूक्लियाई, जो हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। ये जो हार्मोन हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन और सिंथेसिस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी के सिक्रीशन को, जो पिट्यूटरी के हार्मोनल सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये पिट्यूटरी से जो है वो गोनाडोट्रोपिन्स की सिंथेसिस और रिलीज़ कराता है। दूसरी तरफ जो सोमेटोस्टैटिन है ये एक हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होने वाला हार्मोन है, और ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, पिट्यूटरी से। ये हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स से ओरिजिनेट करते हैं, एक्सॉन्स से पास होते हैं और डायरेक्टली नर्व एंडिंग से रिलीज़ हो जाते हैं। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से, और एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होता है हाइपोथैलेमस के। फिगर 22.2 आगे डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। हाइपोथैलेमस के बारे में हम बात करें, हाइपोथैलेमस यहाँ प्रेजेंट होता है, और ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं, डायरेक्ट जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा पिट्यूटरी पे इनका रेगुलेशन होता है। साथ के साथ जो कुछ पोस्टीरियर पिट्यूटरी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस के साथ। तो जो हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं वो डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी के से ही रिलीज़ होते हैं, डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज़ होते हैं। पिट्यूटरी कहाँ पे लोकेटेड होता है? पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका, और हाइपोथैलेमस से अटैच होता है एक स्टाक के द्वारा, एक स्ट्रक्चर होता है। ये डिवाइडेड होता है एनाटॉमिकली, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पोर्शंस होते हैं, को बोला जाता है पार्स डिस्टाइलिस और दूसरे को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टाइलिस वो रीजन है पिट्यूटरी का जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है, मतलब हाइपोथैलेमस से दूर वाला है, इसलिए इसको पार्स डिस्टाइलिस कहते हैं, सबसे दूर है। तो पार्स डिस्टाइलिस वाले पार्ट को बोला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो पार्स इंटरमीडिया है, जो मिडिल पार्ट है, वो केवल एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। हालांकि ह्यूमंस के केस में, इन ह्यूमंस, द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टाइलिस। पार्स इंटरमीडिया लगभग जो है वो पार्स डिस्टाइलिस के साथ ही मर्ज्ड होता है, फ्यूज्ड होता है। आगे बात करी जाती न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में, जो कि पार्स नर्वोसा है, इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ये दो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, स्टोर करता है, इनको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो कि एक्चुअली हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं और एक्सॉन के थ्रू न्यूरो हाइपोफाइसिस तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का तो क्या होता है। अगर ओवर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो इससे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी होने लगती है, जिसकी वजह से आता है गाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म पढ़ते हैं इसको। तो जाइगेंटिज्म तब आता है जब एक यंग एज में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट कर जाए। आगे बात करी जाती है कि ग्रोथ हार्मोन का अगर लो सिक्रीशन हो तो इससे जो ग्रोथ है वो स्टंटेड रह जाती, घट जाती है, तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है। जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म वाला जो ड्वार्फ होता है, इसमें एक्चुअली ब्रेन साउंड होता है,
आपने ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को देखा होगा जो कम हाइट के होते हैं, जो बौने होते हैं, बट दे आर मेंटली वेरी साउंड। तो ऐसे इंटेलिजेंट जो बौने होते हैं वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म की वजह से होते हैं। दूसरा भी एक केस पढ़ेंगे हम लोग थायराइड के केस में, तो उनको क्रिटिन बोला जाता है। वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से रिटार्डेड होते हैं। अगर एक्सेस हो जाता है ग्रोथ हार्मोन्स का एडल्ट्स के केस में, स्पेशली मिडिल एज में, तो सीवियर डिसफिगरमेंट देखने को मिलता है, स्पेशली फेस का, और इस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमेगैली, जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है अगर इसको रोका नहीं गया, इसको चेक नहीं किया गया। द डिजीज़ इज़ हार्ड टू डायग्नोस, और ये जो डिजीज़ है इसको डायग्नोस करना थोड़ा कठिन होता है अर्ली स्टेजेस में, और अक्सर जो है वो अनडिटेक्टेड रहता है काफ़ी सालों तक, जब तक एक्सटर्नल फीचर्स में जो चेंजेस हैं वो नोटिसेबल ना हो जाए कि भाई जबड़ा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, या जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा मंकी लाइक हो जाए, चिंपैंजी लाइक हो जाए। प्रोलैक्टिन के बारे में बात करी जाती है। प्रोलैक्टिन जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है, इसके अलावा मिल्क फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करते हैं। टीएसएच जो है वो सिंथेसिस और सिक्रीशन कराता है थायराइड हार्मोन्स का थायराइड ग्लैंड से। एसीटीएच एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को एड्रिनल कॉर्टेक्स से, इनकी सिंथेसिस और सिक्रीशन कराता है स्टेरॉइड हार्मोन्स का। एलएच और एफएसएच जो है वो गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसीलिए इनको गोनेडोट्रोपिन्स कहा गया। मेल में एलएच क्या स्टिमुलेट करता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस। एलएच जो है वो एंड्रोजन्स का सिंथेसिस और सिक्रीशन कराता है टेस्टिस से। और मेल्स में जो एफएसएच है वो एफएसएच और एंड्रोजन्स दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। फीमेल्स के केस में जो एलएच है वो ओवुलेशन को इंड्यूस करता है जब फुली मैच्योर फॉलिकल हो जाता है, ग्राफिन फॉलिकल्स के केस में। और इसके अलावा ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? ये जो रेमिनेंट्स होते हैं ग्राफिन फॉलिकल के, उन्हीं से फॉर्म होता है, एंड ओवुलेशन के बाद बेसिकली फॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम। एफएसएच के बारे में आगे बात करी जाती है। एफएसएच जो है वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, इसके अलावा ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है फीमेल्स के केस में। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स पर काम करता है, मेलानोसाइट्स पर, और ये स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। तो कोई गोरा है, काला है, तो आज से आप एमएसएच हार्मोन को दोष दे सकते हो। ऑक्सीटोसिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऑक्सीटोसिन जो है वो स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी पे काम करता है, और ये इनका कंट्रैक्शन स्टिमुलेट कराता है। फीमेल्स में ये विगरस कंट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस को स्टिमुलेट करता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। इसके अलावा मिल्क इजेक्शन कराता है मेमोरी ग्लैंड से। वैसोप्रेसिन के बारे में हम बात करें तो ये मेनली किडनी पे काम करता है, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन कराता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स से, और इस तरीके से जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है यूरिन के थ्रू, उसको रिड्यूस करने का काम करता है, डायूरेसिस को कम करने का काम करता है। इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, एडीएच कहा जाता है। एक इम्पेयरमेंट है जो सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच को इफ़ेक्ट करता है। तो इसकी वजह से जो हमारा किडनी है वो उसकी थोड़ी सी एबिलिटी घट जाती है पानी को बचाने की, तो इसकी वजह से वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो बेसिकली डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो अगर एडीएच का सिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाए, एडीएच का जो सिक्रीशन है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो किडनी वाटर को कंजर्व नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है? डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, एंड पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 24 आवर्स डायरनल रिदम ऑफ बॉडी को रेगुलेट करने में। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल रिदम को मेंटेन करने का काम करता है, जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है, बॉडी टेम्परेचर है। इसके अलावा मेलाटोनिन जो है वो मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है वो रेगुलेट करता है, एज वेल एज जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको भी ये इफ़ेक्ट करने का काम करता है, उसको भी
रेगुलेट करता है एक तरीके से। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 2 लोब्स, और ये दोनों लोब जो है वो ट्रैकिया की इधर साइड प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम देख सकते हैं भाई। तो ऊपर जो डायग्राम दिखाया गया वहाँ पे आप थायराइड ग्लैंड के बारे में दिखाया गया कि ये बेसिकली लैरिंग्स है और वहीं पर ये प्रेजेंट होता है। 2 लोब होते हैं, दोनों इधर साइड ऑफ ट्रैकिया पे प्रेजेंट होते हैं। नीचे जो इसका डॉर्सल साइड दिखाया गया ऊपर की तरफ, आप वेंट्रल साइड देखें। वेंट्रल साइड मतलब आगे की तरफ, ये फेस की तरफ वाला हो गया। डॉर्सल साइड मतलब पीठ की तरफ वाला पार्ट है। तो पीठ की तरफ यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स पेयर्ड होती हैं, एक लोब पे 2 पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो है वो इसी पर प्रेजेंट होती हैं, इसी के पास में होती हैं। सो जो थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स हैं वो आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया पे प्रेजेंट होते हैं। दोनों लोब्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक थिन फ्लैप होता है कनेक्टिव टिश्यू का जिसको बोलते हैं स्थमस। थायराइड ग्लैंड किससे बना होता है? ये फॉलिकल्स और स्टोमल टिश्यू से मिलकर बना होता है। हर एक थायराइड फॉलिकल जो है वो फॉलिकुलर सेल्स से मिलकर बना होता है जिसमें कैविटी होती है। ये फॉलिकुलर सेल्स 2 हार्मोन्स बनाती हैं, एक है टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरॉक्सिन T4 और दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन T3। आयोडीन बहुत ही इसेंशियल होता है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए थायराइड में, और अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाती है हमारी डाइट में तो इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है और थायराइड ग्लैंड जो है वो एनलार्ज कर जाता है, वो साइज़ में इंक्रीज़ कर जाता है। इस कंडीशन को ग्वाइटर कहते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज ग्वाइटर। हाइपोथायराइडिज्म अगर प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो इसकी वजह से जो ग्रोइंग फीटस है उसका डिफेक्टिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है और मैचुरेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाती है, वो कम रहती है, इसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। और जो क्रिटिन वाला बौना होता है पीछे है ना, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, और ये है थायराइड ड्वार्फिज्म। थायराइड ड्वार्फिज्म को क्रिटिनिज्म बोला जाता है। इस केस में मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है, IQ लो होता है, एबनॉर्मल स्किन होती है, डीफ म्यूस्टिज्म देखने को मिलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, बोल नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है। एडल्ट वुमेन में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है और थायराइड ग्लैंड के कैंसर की वजह से या वहाँ पे नोड्यूल डेवलप कर जाए थायराइड ग्लैंड्स में तो जो रेट है सिंथेसिस और सिक्रीशन का थायराइड ग्लैंड्स थायराइड हार्मोन्स का वो इंक्रीज़ कर जाता है और एक एबनॉर्मल हाई लेवल पर पहुँच जाता है, जिस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरथायराइडिज्म, और जो कि बॉडी की फिजियोलॉजी को एडवर्सली इफ़ेक्ट करने का काम करता है। तो हाइपरथायराइडिज्म की एक फॉर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, दैट इज़ एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। और ये कैरेक्टराइज्ड होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, आई बॉल्स का प्रोट्रूजन हो जाता है, आई बॉल्स जो वो थोड़ी सी आगे आ जाती हैं। तो जब भी आप ऐसे पर्सन को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे आपको घूर रहा हो, तो ऐसा एपियर होता है क्योंकि उसकी आँखें जो है ना वो थोड़ी सी प्रोट्रूड कर जाती हैं। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसका BMR बढ़ जाता है, वेट लॉस देखने को मिलता है और इस कंडीशन को ग्रेव्स डिजीज़ बोला जाता है। थायराइड हार्मोन्स के बारे में बात करें तो थायराइड हार्मोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने में। ये हार्मोन्स जो है वो RBC फॉर्मेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, प्रोटीन का हो या फिर फैट का हो। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, थायराइड हार्मोन्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो एक प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है, आप इसका डायग्राम देख चुके हैं थायराइड ग्लैंड के साथ ही, दैट इज़ पैराथायराइड ग्लैंड। 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड पे, और एक पेयर 2 लोब्स में, जो एक पेयर एक लोब में दूसरा पेयर दूसरे लोब में, तो 1 पेयर इन ईच ऑफ द 2 लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, पैराथायराइड हार्मोन PTH। जो PTH का सिक्रीशन है वो कैल्शियम आयंस के लेवल पर डिपेंड करता है। पैराथायराइड हार्मोन करता क्या है? ये बेसिकली कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। PTH बोन्स पे काम करता है और जो बोन के रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, डिसोल्यूशन का या डीमिनरलाइजेशन का, उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो एक तरीके से बोन्स से कैल्शियम को छुटा के ब्लड में ला रहा होता है। तो PTH जो है वो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ कर देता है रीनल ट्यूब्यूल्स के पास, और
कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है डाइजेस्टेड फूड से। तो बेसिकली इसका काम क्या हो गया, ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना चाहता है। क्लियर। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि पीटीएच एक हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो टीसीटी यानी थायरोकैल्सिटोनिन के साथ ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, कैल्शियम बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है। एक्चुअली जो टीसीटी है वो इसका उल्टा काम करता है। थायरोकैल्सिटोनिन वो ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, मिनरलाइजेशन कराता है, जो डिसोल्यूशन है उसके अपोजिट बोन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं, बोन पे डिपोजिशन कराता है कैल्शियम का। तो टीसीटी और पीटीएच ये दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और हमारा जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइमस के बारे में। थाइमस ग्लैंड एक लोबुलर स्ट्रक्चर है जो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। स्टर्नम के पीछे वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा पर थाइमस जो है एक मेजर रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में। ये ग्लैंड पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन्स। और थाइमोसिन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा थाइमोसिन्स जो है वो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करती हैं, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी प्रमोट करती हैं। ह्यूमर मीन्स होता है फ्लूइड, और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा भी फ्लूइड होता है, तो ये फ्लूइड वाला पार्ट एक साथ हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, दैट इज़ इम्यूनिटी ड्यू टू फ्लूइड। और फ्लूइड में क्या एंटीबॉडीज़ हैं। थाइमस डीजनरेट हो जाता है ओल्ड इंडिविजुअल्स में, जिसकी वजह से थाइमोसिन्स का जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है, और इसका नतीजा क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है ओल्ड पर्सन के वो भी वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। हमारी बॉडी में 1 पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स पाया जाता है, और ये एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पे प्रेजेंट होता है। हर एक किडनी पे एक, दूसरी किडनी पे दूसरी बैठी होती है। तो ये जो ग्लैंड है ये 2 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू को बोलते हैं एड्रीनल मेडुला, और बाहर वाले को बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम। सो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ बैठा होता है, किडनी के ऊपर बैठा होता है। 2 एरिया होते हैं यहाँ पर, बाहर वाले को बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाले को बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यहाँ अंडर प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का एड्रीनल कॉर्टेक्स का, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एक्यूट वीकनेस फेस होती है, फटीग आ जाता है, और जो डिजीज़ होती है उस डिजीज़ को बोला जाता है एडिसन्स डिजीज़। एड्रीनल मेडुला के बारे में बात करें तो ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है जिनको बोलते हैं एड्रीनलिन, इपिनेफ्रिन, या फिर नॉर एड्रीनलिन और नॉर इपिनेफ्रिन। इनको कॉमनली कैटकोलामाइंस बोला जाता है। ये सवाल पूछा जा चुका है नीट में, विच हार्मोन्स आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटकोलामाइंस। तो एड्रीनलिन, इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनलिन और नॉर इपिनेफ्रिन को बोला जाता है। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन ये रैपिडली सिक्रीट होते हैं किसी भी टाइप का स्ट्रेस होता है उसके रेस्पॉन्स में, इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी सिचुएशंस में, इसीलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन्स या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट बोलते हैं। तो ये हार्मोन्स करते क्या है, ये अलर्टनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं, पपिलरी डायलेशन कराते हैं, जो आपकी आँखें हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट एंटर करती हैं, जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है विज़न की, पाइलोरेक्शन कॉज कराते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना, इसके अलावा स्वेटिंग कराते हैं। दोनों ही हार्मोन्स हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, हार्ट कंट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ करते हैं। और कैटेकोलामाइंस इसके अलावा और क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराते हैं ताकि ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो इस तरीके से ये इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड कॉज कराते हैं। इसके अलावा ये लिपिड्स और प्रोटीन्स का भी ब्रेकडाउन स्टिमुलेट करते हैं ताकि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाया जा सके या इनको एज ए सबस्ट्रेट यूज़ किया जा सके रेस्पिरेटरी प्रोसेस में। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसकी जो सेल्स हैं वो उनको 3 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। 1 इज़ जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर है, जोना फैसिकुलेटा मिडिल लेयर है, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर है। एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, उनको कॉमनली कॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है। कॉर्टिकॉइड्स जनरली ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे कॉर्टिकॉइड जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं इनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो है वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। कॉर्टिकॉइड्स
ये बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने का काम करते हैं हमारी बॉडी में, और इनको बोला जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ऐसे कॉर्टिकॉइड जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, इनको मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। एल्डोस्टेरॉन जो है वो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हम लोग बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करते क्या हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, यानी नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराते हैं। लिपोलाइसिस कराते हैं, लिपिड का ब्रेकडाउन काज करते हैं। प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराते हैं। और सेलुलर अपटेक है या यूटिलाइजेशन अमीनो एसिड का, उसको ये डिक्रीज़ कर देते हैं। तो सेल्स अमीनो एसिड्स को नहीं ले सकती और यूटिलाइज भी नहीं कर सकती। कॉर्टिसोल मेनली इन्वॉल्व होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में, एज वेल एज किडनी फंक्शंस को मेंटेन रखता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। कॉर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। एल्डोस्टेरॉन मेनली जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम करता है और एब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम और वाटर का। इसके अलावा एक्सक्रीशन कराता है पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस का। एल्डोस्टेरॉन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, और फाइनली ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। कुछ अमाउंट्स में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी सिक्रीट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सियल हेयर में, एक्सियल हेयर की ग्रोथ में, प्यूबिक हेयर में, फेशियल हेयर्स में, प्यूबर्टी के दौरान। तो एक तरीके से ये एसेसरी हार्मोन्स जैसा फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है जो कि दोनों तरह से काम करता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन पार्ट है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। ये 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियाज में पाया जाता है, और ये 1 to 2% होता है पैनक्रियाटिक टिश्यू का। 2 मेन टाइप ऑफ सेल यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम में देखने को मिलती है। वन इज़ अल्फा सेल एंड अनदर इज़ बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट करती है ग्लूकागॉन, जबकि बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन। ग्लूकागॉन के बारे में बात करें तो ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में। ग्लूकागॉन मेनली लिवर सेल्स पे काम करता है, हेपेटोसाइट्स पे, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कराता है। इन एडिशन ये हार्मोन जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को भी स्टिमुलेट कर देता है, नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो, और जो कि हाइपरग्लाइसीमिया में कंट्रीब्यूट करता है। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज का सेलुलर अपटेक जो होता है उसको कम कर देता है और यूटिलाइजेशन भी कम कर देता है। तो फाइनली ये एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। आगे बात करी जाती है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि मेजर रोल प्ले करता है ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करने में। इंसुलिन भी हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पर काम करता है और ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है। तो ये एंटागोनिस्टिक हो गया ग्लूकागॉन का, तो अपटेक और यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वहाँ पर रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलता है ब्लड से हिपेटोसाइट्स की तरफ और एडिपोसाइट्स की तरफ, जिससे ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन मेंटेन करता है ये। इंसुलिन इसके अलावा ग्लूकोज का जो कन्वर्जन है ग्लाइकोजन में उसको भी स्टिमुलेट करता है टारगेट सेल्स में। जो ग्लूकोज होमियोस्टेसिस है इस तरीके से 2 हार्मोन्स के द्वारा मेंटेन होती है, वन इज़ इंसुलिन एंड अनदर इज़ ग्लूकागॉन। अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया रहता है तो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो सकता है जिसको बोला जाता है डायबिटीज़ मेलाइटिस, और यहाँ पर कुछ और सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं जैसे कि लॉस ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलता है यूरिन में, हार्मफुल कंपाउंड्स बन जाते हैं जैसे कि कीटोन बॉडीज़, और ये यूरिन के साथ सिक्रीट होने लगते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट्स को जो है वो इंसुलिन थेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है, इंसुलिन दे के ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। एक पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मेल इंडिविजुअल्स में। टेस्टिस डुअल फंक्शन करता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। बेसिकली टेस्टिस में क्या होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, स्ट्रोमल या इंटेस्टाइनल टिश्यू होता है। जो लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होती हैं, मतलब जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच का स्पेस है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं,
और एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं जिसको मेनली जिसको एंड्रोजेंस कहा जाता है। इसमें मेन हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजेंस करते क्या हैं? ये मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शंस कराते हैं, रेगुलेट करते हैं इनके डेवलपमेंट, मैचुरेशन और फंक्शंस को, जैसे कि एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। ये हार्मोन्स जो है वो मस्कुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, फेशियल हेयर की ग्रोथ कराते हैं, एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ कराते हैं, इसके अलावा एग्रेसिवनेस घटाते हैं और लो पिच ऑफ वॉइस कॉज कराते हैं। एंड्रोजेंस जो है वो मेजर स्टिमुलेटरी रोल प्ले करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी कि स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कराते हैं। एंड्रोजेंस जनरली सीएनएस पे काम करते हैं और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लिबिडो को जो सेक्सुअल ड्राइव है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये हार्मोन्स जो है वो एनाबोलिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे, यानी कि सिंथेटिक यानी कि फॉर्मेशन जो एनाबोलिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरी के बारे में। फीमेल्स में पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती हैं, एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि ओवम प्रोड्यूस करता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इसके अलावा ओवरी जो है वो दो तरह के स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, वन इज एस्ट्रोजन, वन इज प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी बना होता है ओवेरियन फॉलिकल्स से मिलकर। इसके अलावा स्ट्रोमल टिश्यू होता है। जो एस्ट्रोजन है वो सिंथेसाइज और सिक्रीट किया जाता है मेनली ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा। ओव्यूलेशन के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि मेनली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने का काम करता है। एस्ट्रोजेंस वाइड रेंज ऑफ एक्शंस करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस करने का काम करते हैं, जैसे ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, उनकी एक्टिविटी को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं, उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराते हैं। इसके अलावा फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के अपीयरेंस को रेगुलेट करते हैं, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराते हैं। और हाई पिच जो वॉइस की होती है, फीमेल्स की आवाज़ पतली होती है, वो भी इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती है। एस्ट्रोजन इसके अलावा फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करी जाए तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स पे काम करता है और ये अल्वियोलाई में बेसिकली अल्वियोलाई के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मिल्क को स्टोर करने का काम करते हैं, और इसके अलावा मिल्क का सिक्रीशन भी कराता है। दूसरे हार्मोन्स हैं जो हार्ट, किडनी और जीआईटी से निकलते हैं, इनके बारे में बात कर लें तो अभी हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जान लिया, उनके हार्मोन्स के बारे में जान लिया। तो जैसे कि हमने मेंशन किया था, हार्मोन्स जो है वो कुछ और टिश्यूज़ के द्वारा भी सिक्रीट होते हैं, जिनको जो कि एक्चुअली में एंडोक्राइन टिश्यू नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। फॉर एग्जांपल एट्रियल वाल जो होती है हमारे हार्ट की, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है, उसको बोलते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने का काम करता है। तो ये कब सिक्रीट होता है? जब ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है तो ENF सिक्रीट होता है और ये ब्लड वेसल्स का डायलेशन करा देता है, तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, उसको चेक करने का काम करता है। आगे बात करी जाती है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स के बारे में, जो किडनी में प्रेजेंट होती हैं। एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं, इसको बोलते हैं इराइथ्रोपोइटिन, जो कि इराइथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को स्टिमुलेट करता है। एंडोक्राइन सेल्स डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआईटी में भी पाई जाती हैं। 4 तरह के पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं, नेमली गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसीकेन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। गैस्ट्रिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो गैस्ट्रिन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे काम करता है और HCl और पेप्सिनोजन का जो सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा सिक्रीटिन जो है वो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज पे काम करता है और वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस के सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा CCK जो है वो पैनक्रियाज और गाल ब्लेडर दोनों पे काम करता है और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन बढ़ाता है। इसके अलावा पाइल जूस का सिक्रीशन भी स्टिमुलेट करता है। फिर आता है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है यानी चर्निंग मूवमेंट्स जो वहाँ पे हो रहे होते हैं, तो जैसे वहाँ से फूड पास हो जाता है, अब सिक्रीशन की आवश्यकता नहीं है, अब चर्निंग मूवमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, तो GIP सिक्रीट होने लग जाता है और फाइनली जो है यहाँ का जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाते हैं, जो सिक्रीशन है वो डाउन हो जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स जो है वो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा रिपेयरिंग और रीजनरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन कैसे काम करता है। हार्मोन बेसिकली अपने जो इफेक्ट्स हैं वो टारगेट टिश्यूज़ पर कैसे प्रोड्यूस करता है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड कर जाता है जिनको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स, जो कि टारगेट टिश्यूज़ में ही पाए जाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल्स में, और इनको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बोलते हैं। रिसेप्टर जो है वो अंदर भी प्रेजेंट होते हैं टारगेट सेल में, इनको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स बोलते हैं। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। आगे हार्मोन की बाइंडिंग के बारे में बात करें तो हार्मोन जब बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से तो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। डायग्राम हम लोग देखेंगे आगे भी। तो यहाँ पे आगे बात करी जा रही है कि ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। हर एक रिसेप्टर जब एक ही हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है, इस तरीके से रिसेप्टर्स स्पेसिफिक हो गए। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होता है, सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं टारगेट टिश्यू में। टारगेट टिश्यू का जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज होता है, एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। और इस तरीके से जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। अच्छा, अब केमिकल नेचर की बेसिस पर जो हार्मोन्स हैं उनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स। एग्जाम्पल है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। स्टेरॉइड्स में कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरॉन। सबसे बढ़िया इससे क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेरॉइड हार्मोन। आपको ढूंढ के बताना है कौन सा नहीं है। आयोडोथायरोनिन्स, थायराइड के हार्मोन जिनमें आयोडीन पाई जाती है। फिर अमीनो एसिड डेरिवेटिव, अमीनो एसिड से बने हुए हार्मोन, दैट इज एपिनेफ्रिन। हार्मोन्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। नॉर्मली ये टारगेट सेल में एंटर नहीं करते और ये सेकेंड मैसेंजर को जनरेट करते हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी हो गया, IP3 हो गया, कैल्शियम आयंस हो गए, जो बदले में क्या करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। पहले डायग्राम भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। ये डायग्राम दिया गया है इसका, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोई बाहर से आया, दरवाज़ा खटखटाया, आप दरवाजे पे पहुँच गए, आप हो गए उस मैसेज के रिसीव करने वाले, आप हो गए रिसेप्टर। आपने पूछा हाँ भाई क्या बात है, बोले अपने पापा को ये बात बोल देना। तो आपने क्या किया, वहाँ से रेस्पॉन्स 1 जनरेट किया और एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कर दिया। सेकेंडरी मैसेंजर कैसे जनरेट किया, छोटे वाले भाई को बुलाया, उसको बता दी ये बात पापा को बता दियो। फिर वो बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ और फाइनली फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स हुआ, जब वो बात वहाँ तक पहुँच गई फिर फंक्शन हुआ। तो इस तरीके का जो हार्मोन एक्शन है वो इस टाइप का स्पेशल सा हो गया कि हार्मोन आया, रिसेप्टर से बाइंड कर गया, ये अंदर नहीं जा सकता, वो यहाँ से एक रेस्पॉन्स क्रिएट होता है, तो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है और सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम आयंस कुछ भी हो सकते हैं। ये बायोकेमिकल चेंजेस कॉज करता है और फाइनली जो है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल ओवेरियन ग्रोथ देखने को मिलती है FSH हार्मोन के रेस्पॉन्स में, और ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दूसरे हार्मोन्स होते हैं। दूसरे हार्मोन्स हैं जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स या फिर आयोडोथायरोनिन्स। ये मोस्टली जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं या फिर क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ये सीधे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो जीनोम के पास होता है वहाँ इंटरेक्ट करते हैं। जो कम्युलेटिव बायोकेमिकल एक्शन है वो फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट इफेक्ट्स डालता है। इनका जो इकट्ठे बायोकेमिकल एक्शन वो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। 22.5b नेक्स्ट पेज पे डायग्राम दिया हुआ इसका। तो यहाँ क्या खास बात है, यहाँ खास बात ये है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये बाहर से बातचीत नहीं करते, ये सीधा एंटर कर जाते हैं कहाँ, सेल के अंदर। यूट्रस का केस बताया गया, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन है, हार्मोन एस्ट्रोजन अंदर आ गया, अंदर आने के बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है जीनोम के साथ, और ये न्यूक्लियस से ही सीधा न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहीं पे बनता है और ये सीधा जीनोम को जो है वो उस पर इफेक्ट डालता है और वहाँ से mRNA का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, चाहे वो टिश्यू ग्रोथ हो या फिर डिफरेंशिएशन हो। और तो आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन का। पहला वाला जो केस था वो प्रोटीन हार्मोन के लिए था
और जो दूसरा वाला केस ये आप देख रहे हैं, ये स्टेरॉइड हार्मोन का केस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शो योर सपोर्ट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जो भी नीट की तैयारी करने वाले आपके दोस्त हैं, सब में ये वीडियो जो है वो सबको शेयर करें। और साथ ही साथ एक बात आपको रिमाइंड करा दूं कि अब 11th NCERT कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग बहुत शीघ्र कल से ही जो है वो 12th की NCERT स्टार्ट करेंगे, और 12th की NCERT जैसे ही फिनिश हो जाती है फिर हम लोग एग्जाम्पलर की सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें पहले 11th को हम लोग कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम्पलर में दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर कराया जाएगा, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो एग्जाम्पलर सीरीज चलेगी इसके बाद। ठीक है, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।